नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार के साथ साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ शो में होंगे। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, भाविक पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, अखिलेश जैन होंगे टेक्निकल आईक्यू से, नवीन माथुर है आनंद राठी से, और साथ ही हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी होंगे एस्टा के चेयरमैन हैं। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते कि कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो शुरुआती सुस्ती के बाद दोनों ही काउंटर में अब धीरे धीरे तेजी बढ़ रही है। चांदी अब 75,000 के करीब पहुंच चुकी है और गोल्ड भी 60,300 रुपए के ऊपर है। कच्चा तेल कल 2% तक दाम गिर गए थे, आज तेजी है। $85 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। नेचुरल गैस कमजोरी दिख रही है, लेकिन 187 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। कॉपर, चीन के जीडीपी के बेहतर आंकड़ों के बाद से सभी बेस मेटल्स में आज तेजी दिख रही है। 211 के करीब एल्युमिनियम पहुंच चुका है, 781 रुपए के ऊपर कॉपर है। एग्री मार्केट को अगर देखें तो कैस्टर कल की मुनाफा वसूली के बाद आज यहां पर हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। निचले स्तरों पर खरीदारी दिख रही है। 6,200 के ऊपर एनसीडीएक्स पर कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वारगम में भी तेजी का रुख है, 11,500 के करीब। हल्दी 0.5% की कमजोरी है, 6,800 रुपए के पास। जीरा कल की तेज मुनाफा वसूली के बाद आज हल्की तेजी है, 40,000 के आसपास मई का वायदा ट्रेड कर रहा है। धनिया की बात करें तो यहां पर भी हल्की तेजी है, 6,400 रुपए के आसपास धनिया का वायदा और 6,800 के आसपास हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। नवीन जी, क्या लग रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर में एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है गोल्ड और सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट, यहां से क्या लग रहा है? क्या ये तेजी फिर से बढ़ेगी आज दिन के सत्र में? लॉन्ग टर्म तो व्यू तेजी का ही है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आ सकता है नीचे की तरफ भी, पर अगर आप देखें तो सोना तकरीबन 60,000 के लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट करा। जैसा आप कह रहे हैं वो बात सही है कि सोने में थोड़ा सा कंसोलिडेशन 59,000 60,000 के आसपास लेवल्स पे आया है। 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में लगता है कि फिर से तेजी बरकरार रहेगी। एक तो जो इंटरेस्ट रेट्स की दरें हैं अक्रॉस द सेंट्रल बैंक्स, अब वो उतना हॉकिश स्टैंस नहीं रहेगा। और अगर इकोनॉमी पे जैसा क्वेश्चन आ भी रहा है, अगर इकोनॉमी पे क्वेश्चन आएगा तो भी डेफिनेटली गोल्ड को फायदा होगा, क्योंकि गोल्ड एक तरह से इकोनॉमिक फैक्टर्स जो अगर अनफेवरेबल हैं वो एक हेज की तरह यूज होता है। अभी तक उसने इन्फ्लेशन के साथ रह के हेज की तरह में गोल्ड के भाव तेजी में गए। तो ओवरऑल ट्रेंड, ब्याज की दरें गिरेंगी तो डॉलर इंडेक्स में भी मेरे ख्याल से कुछ हद तक नेगेटिव ट्रेंड बनेगा। 104 105 के लेवल्स पे हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स को, वो भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और अगर डॉलर में डिप्रिसिएशन होगा तो गोल्ड डिनोमिनेटेड, डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज जो भी हैं उनमें थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन देखा जा सकता है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट बाइंग भी चल रही है, तो इन्वेस्टमेंट बाइंग के चलते लोग अपना एसेट्स भी डाइवर्सिफाई, पोर्टफोलियो भी अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स है चाहे ईटीएफ्स हैं। हर एक जगह मतलब कि गोल्ड में बाइंग हुई है। प्रेडोमिनेटली द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना आल्सो इज करंटली बाइंग गोल्ड, एंड हमने पिछले साल देखा मेजर सेंट्रल बैंकर्स हैव बॉट गोल्ड फॉर देयर रिजर्व्स। तो ट्रेंड जो है इन्वेस्टमेंट को लेके इनफैक्ट पॉजिटिव है, इकोनॉमिक सिनेरियो को लेके पॉजिटिव है, और जहां तक इंटरेस्ट रेट्स की दरें हैं अगर वो गिरती हैं तो उसके चलते भी गोल्ड में तेजी आ सकती है। जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, मुझे लगता है कि तकरीबन 61,500 के लेवल्स के आसपास गोल्ड जा सकता है अगले मतलब कि 2 से 3 महीने के अंदर। ज्यादा तेजी मत एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि जो रिसेशन है वो बहुत सॉफ्ट रिसेशन होने की आशंका है। तो हार्डकोर रिसेशन जैसे हमने देखा था 2008-2009 में सब प्राइम क्राइसिस के बाद, वैसा रिसेशन की स्थिति दिख नहीं रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड देयरफॉर एक लिमिटेड बुलिशनेस पे रहेगा गोल्ड, पर ओवरऑल
डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। यू शुड बाय द गोल्ड ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। इंट्राडे में अगर करना है किसी को तो सेल ऑन राइज करिए। तकरीबन जून का वायदा 60,400 के आसपास के लेवल्स के आसपास जो है वो सेलिंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाइए 60,600 का, एंड टारगेट्स जो हैं वो नीचे की तरफ 60,000 के लेवल्स के आसपास देखे जा सकते हैं। ओके दिव्या, आप क्या कॉल दे रहे हैं? आपको भी लग रहा है कि बेचकर जाना चाहिए आज इंट्राडे में गोल्ड को? गुड मॉर्निंग विष्णुमोहन जी। मैं भी नवीन माथुर जी से सहमत हूँ कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड जो है गोल्ड का पॉजिटिव ही रहेगा। पर अगर मैं लास्ट 2 दिन की बात करूँ तो गोल्ड में हमें एक अच्छा करेक्शन देखने मिला। प्राइजेस ऑलमोस्ट 2% डाउन थे। फेड के ऑफिशियल ने जो हॉकिश स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद हमें एक सेल ऑफ देखने मिला गोल्ड के अंदर, और डॉलर इंडेक्स में भी हमें मजबूती देखने मिली और बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर गए। अभी मई महीने में ऑलमोस्ट 80% प्रोबेबिलिटी है 25 बेसिस रेट हाइक का, जो कि पहले 66% प्रोबेबिलिटी था। तो जैसे कि अप्रैल 1 में जो रैली देखने मिली थी गोल्ड प्राइजेस के अंदर, उसका मेन रीजन ये था कि रेट हाइक में पॉज आएगा, पर अभी ये भी सिचुएशन थोड़ा बदल गया है। तो इंट्राडे में मेरा भी व्यू सेल ऑन राइज का रहेगा। तो 60,450 के अराउंड सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 60,650 का रखे और टारगेट नीचे में 60,200 का मेंटेन करें। भाविक, आपकी कॉल क्या है इंट्राडे के लिए गोल्ड में? मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए यहाँ पे इन लोगों ने सेलिंग का रिकमेंड किया, आई थिंक मेरा बाइंग का होगा, बट मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो साइडवेज ही रहेगा। मुझे एक्सपेक्ट नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हमें एटलीस्ट नया अप्रैल गोल्ड का हाई देखने को मिलेगा एटलीस्ट एमसीएक्स में, बिकॉज अभी कोई नया ट्रिगर नहीं है। तो पॉजिटिव थिंग है कि जो भी गोल्ड में करेक्शन आई है वो बहुत शैलो आई है। जैसे मंडे भी फ्राइडे को हमने देखा था कंज्यूमर सेंटिमेंट जो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो भी 1980 का सपोर्ट जो है वो बरकरार रहा। तो आई थिंक आज के दिन जून में अगर डिप आती है अराउंड 60,000 तो बाय कर सकते हैं 60,450 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 59,800 का, क्योंकि एमसेक्स में 2 बार 59,800 के से ही हमने देखा कि गोल्ड में एक रिकवरी आई है। जब तक 59,800 ब्रीच नहीं करता है तब तक एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव ही है। अखिलेश जी, आप क्या सेंस कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? भाभी को लगता है कि नीचे के लेवल पे बाई करे क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि 2 एक्सपर्ट्स हमारे हैं जिनको लगता है कि ऊपर में सेल करे। हालांकि ये इंट्राडे के लिए कॉल है, लॉन्ग टर्म जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको यही लगता है कि तेजी का रुख कायम रहेगा। आप क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को? नमस्कार विष्णु मोहन जी। अगर हम एफओएमसी मीटिंग्स के जो स्टेटमेंट्स थे उनको ढंग से पढ़ें तो उन स्टेटमेंट में साफ ये कंसर्न दिखाया गया है कि जो यूएस है वो इन्फ्लेशन को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है, और उनका जो टारगेट इन्फ्लेशन लेवल है वो एवरेज पे अप्रोक्सीमेट एवरेज जो इनका इन्फ्लेशन चलता है 3.25 के आसपास, और इवन वो 2% भी इन्फ्लेशन को लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो श्योर करते हैं फेड की तरफ से कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो उसमें कोई भी अभी रियायत नहीं देंगे और इसको टाइटनिंग ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि यस, गोल्ड और सिल्वर में शॉर्ट टर्म के लिए अभी प्रेशर काफी हमको देखने को मिल सकता है। गोल्ड में मैं अभी आइडियल हूँ, गोल्ड में मेरा अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। कॉमेक्स के भाव अगर 1900 मुझे लगता है 1970 से लेकर 2020 के रेंज में अभी रहने चाहिए कुछ टाइम के लिए। अगर किसी को ट्रेड लेना है तो कॉमेक्स रेफरेंस से 2015 के आसपास कुछ शॉर्ट करे और 2020 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगे। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये भाव 1970-75 के आसपास आने चाहिए। अच्छे तेल की बात करें, सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, केवल और केवल 74,775 के नीचे सेल करें आप। इसका स्टॉप लॉस 75,150 का मेंटेन रखें, और टारगेट 73,700 से लेकर 400 तक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये अगर इंट्राडे आज ट्रेड मिलता है तो डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए 74,775 के नीचे। ओके, यानी सेल करना चाहिए इंट्राडे के लिए चांदी को। क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में कल 2% तक की गिरावट दिखी थी, आज हालांकि हल्की तेजी दिख रही है। नवीन जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहाँ से किस तरह की चाल रहेगी आगे? लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली पॉजिटिव है क्रूड में भी, क्योंकि जो प्रोडक्शन कट्स हैं वो डेफिनेटली इंपैक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने हमने देखा भी है कि जो क्रूड का भाव है तकरीबन $70-75 के आसपास था, जो कि अब बढ़ के तकरीबन $82 और $83 के आसपास चल रहा है। इवन एमसीएक्स में भी जो भाव है वो भी तकरीबन, अगर आप देखें क्रूड का वायदा 6,650 के आसपास का भाव चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है विष्णु मोहन जी, मतलब लेकिन ज्यादा तेजी नहीं होगी। प्रोडक्शन कट
और इकोनॉमी पे जो क्वेश्चंस हैं वो बरकरार रहेंगे। इसलिए जो टसल है क्रूड के प्राइसेस में ऊपर जाने की और नीचे आने की, वो एक तरह से बैलेंस्ड आउट हो जाएगी। अगर इकोनॉमी सॉफ्ट लैंडिंग होता है रिसेशन को लेके, तब भी थोड़ा हद तक डिमांड पे फर्क आ सकता है। ऑल्दो जो ओपेक के नंबर्स हैं वो यही दर्शा रहा है कि जो डिमांड है वो इस साल और अगले साल अच्छी रहेगी पिछले साल से। तो इस वजह से जो ट्रेंड है वो एक मैं समझूंगा न्यूट्रल के दायरे में रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स तकरीबन $75 से $85 to $90 मैक्स के आसपास ट्रेड करेंगे। और जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 6520 का, और अगर वो टूटता है तो 6344 का MCX पे भाव रहेगा, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 6740 के आसपास बरकरार रहेगा। अप्रैल वायदा को बाय करा जा सकता है नीचे के लेवल पे विश्वमोहन जी। डिप्स पे बाय करिए, तकरीबन 6610 के लेवल पे बाय करिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि वॉलेटिलिटी है, और वैसे भी डेरिवेटिव मार्केट्स हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 6510 का, और टारगेट ऊपर की तरफ जो है वो 6810 तक के देखे जा सकते हैं। ओके, यानी 6810 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर कच्चे तेल में खरीदारी की सलाह नवीन जी की तरफ से आ रही है। भाविक, आप क्या सलाह देंगे? आपकी ट्रेडिंग कॉल क्या कह रही है? क्या किस तरफ की ट्रेड करना चाहिए आज कच्चे तेल में? विष्णु मित्र, मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि 6500 का जो एक सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है और उसके नीचे जा नहीं रहा। हालांकि अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत टॉप आउट जरूर से हो गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो 6800 से नीचे 6650 तक भी चला गया है। तो आई थिंक अभी मेरा कोई ट्रेड का व्यू नहीं है, बट हाँ 6500 के नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 6610 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 6350 का। बट जब तक 6500 ब्रेक नहीं करता है तब तक मैं अवॉइड ही करूंगा शॉर्ट करने की। अगर किसी की पोजीशन लॉन्ग में है तो वही 6500 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 6500 के नीचे ही मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में गिरावट आ सकती है। दिव्या, ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या? क्रूड ऑप्शन में क्रूड की मैं बात करूँ तो कल हमें एक अच्छा करेक्शन देखने मिला था। रेट हाइक के कंसर्न के वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन का एक कंसर्न है, इसके लिए प्राइसेस जो दबाव में थे, पर प्राइसेस के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर्स भी है, जैसे कि ओपेक ने जो कट किया था आउटपुट का, और साथ में आज डेटा है वो भी काफी अच्छा आया, 4.5% आया, एक्सपेक्टेशन 4% का था। तो जो ये जो दो फैक्टर्स है वो प्राइसेस को लोअर लेवल पे सपोर्ट करेगा। तो विक्रम धवन जी का मैसेज आया ऑप्शन है वो 220 के अराउंड बाय करे, स्टॉप लॉस हम 190 का रखे, और टारगेट हम ऊपर में 260 का मेंटेन करें। के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है 220 रुपए में, 260 तक का टारगेट उसमें उम्मीद करके चल सकते हैं। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि चाइना के जिस तरह के Q1 के जो GDP नंबर आए हैं वो काफी अच्छे रहे, अनुमान से बेहतर है, जैसा दिव्या कह भी रहे थे। नवीन जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में ये तेजी बढ़ने वाली है? अगर तेजी बढ़ने वाली है तो कोई टॉपिक आज के लिए? आई थिंक कॉपर में मैं सेल की रिकमेंडेशन दूंगा सारे आज बेस मेटल के अंदर इंट्राडे अगर देखें तो। सो कॉपर भी सेल ऑन राइज रहेगा, जिंक का वायदा जो है वो भी सेल ऑन राइज रहेगा, एल्यूमिनियम भी एंड लेड भी। पिछली बारी भी मैंने कॉपर का ही कॉल दिया था वो जो ठीक था, पर लेकिन आज की डेट में कॉपर के कॉल होने के बावजूद भी मैं, हो सकता है कॉपर की कॉल तो आप भी देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, पर मैं लेड पे कॉल दूंगा। अप्रैल वायदा को सेल करा जा सकता है तकरीबन 18250 के आसपास, 183 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, और नीचे की तरफ 180 के आसपास के भाव देखे जा सकते हैं। बेस मेटल्स अगेन सेल ऑन राइज इवन इफ इट इज जिंक और एल्यूमिनियम और कॉपर। ओके, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ इन 3 टॉपिक है नवीन जी की। शुक्रिया नवीन जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही एक और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रफुल्ल विठलानी साहब, एस्ट्रा के चेयरमैन हैं। प्रफुल्ल जी, क्या लग रहा है? चीनी प्राइसेस को लेकर लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल के साथ साथ घरेलू बाजार में भी अब दाम धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए। क्या लग रहा है घरेलू बाजार को लेकर, क्या आउटलुक है यहाँ से, और कितनी तेजी की संभावना घरेलू बाजार में आपको दिख रही है? घरेलू बाजार में आज की तारीख में भी ये बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट भाव में चीनी बिक रही है आज की तारीख। ऐसा है कि साइक्लिकल कोमोडिटी के अंदर अगर हिंदुस्तान में वो साइक्लिकल कोमोडिटी बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकेगी, और जब एक साल रहता है कि जब उसको एक अच्छा प्राइस मिलने की उम्मीद रहती है,
अगर वो प्राइस नहीं मिलेगी तो उसकी असर वहां पे होती है कि गन्ना कम होगा, गन्ना कम होने से इथेनॉल के लिए देवे या शुगर के लिए देवे, ये सब प्रॉब्लम्स आगे जाके खड़े रह सकते हैं। पहले तो हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि शुगर आज की तारीख में भी बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री बेच रही है। अब जहां तक दाम जो है वो 10% बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने बिकी गई थी। अभी थोड़े प्राइस ऊपर आए हैं, वो अभी भी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं है इंडिया में। ओके। और आज की तारीख में अगर मैं वर्ल्ड की एवरेज प्राइस ले लेता हूं तो हमारे प्राइस से वो 40% ऊपर है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में शुगर केन का प्राइस भी जो फार्मर्स को दिए जाते हैं वो वर्ल्ड से 40% ऊपर है, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऊपर और फिनिश प्रोडक्ट की डिस्काउंट पे। तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो आज की तारीख में भी, जैसे बिग बाजार या हम लोग कोई मॉल में जाते हैं तो आप 500 रुपए की खरीदी कीजिए, 2 किलो चीनी फ्री। इसको काफी सेंसिटिव बना के रखा हुआ है, जबकि महीने की 2 किलो 3 किलो से ज्यादा चीनी कोई खाता नहीं है। तो हमारा ये गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये सब देखिए, अगर ये साइकिल जो है उसमें, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो जो रेट क्या फाइनल होना है वो गवर्नमेंट तय करेगी। यहाँ मंथली रिलीज मैकेनिज्म है, एमएसपी है और काफी कंट्रोलेबल है, एसेंशियल कमोडिटीज अंडर 1955 के है। तो ये प्राइस नक्की करना गवर्नमेंट का हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। थोड़ा सा ये साइकोलॉजी ऐसा हुआ है कि शायद हमारे ये जो हिंदू कैलेंडर जो है वो दिवाली हमारे यहाँ नवंबर 13 तारीख के आसपास आनी है। तो गन्ने के खेत में जो कटर्स जाते हैं वो दिवाली किए बिना नहीं जाते हैं, और हमारे पास चीनी जो 1 अक्टूबर को बचेगी वो करीबन 50 लाख टन बचेगी। तो वो 2 महीने की ही रिक्वायरमेंट के लिए चीनी है हमारे पास। पर जो वर्ल्ड में है, वर्ल्ड के प्राइस से करना है तो समझो आज एक्स मिल 35 रुपीज है तो ये 45 होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि 45 हो, हम चाहते हैं कम से कम 1 रुपया या 2 रुपया किलो एबोदी प्रोडक्शन रहे, और यहाँ से 2-3 रुपया स्लोली अगर ये 4-5 महीने में बढ़ती है, वापस जब नवंबर आएगा वापस गिर जाएगी। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये कैसा है कि आप चीनी का उत्पादन करो 5 महीना और बेचो 16 महीना, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग है, आज स्टोर करके रखो, उसकी जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी इतनी बड़ी है कि इंडस्ट्री को सरवाइव करना भारी पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री सरवाइव नहीं करेगी तो फार्मर्स लोग गन्ने से और कोई खेत में जाएंगे, फिर यहाँ पे प्राइस वर्ल्ड के माफिक चलेंगे। ओके। प्रफुल्ल जी, अब उत्पादन को लेकर बात कर लेते हैं। हालांकि आपकी बातें जायज थी, हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से दाम बाकी देशों के मुकाबले भारत में कितना कम है, लेकिन वो तो चलिए अलग बात हो गई। लेकिन उत्पादन को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह की सप्लाई की स्थिति घरेलू बाजार में है? आप लोग लगातार उत्पादन अनुमान को कम भी कर रहे हैं, अब क्या लग रहा है, कितना उत्पादन आप सेंस कर रहे हैं यहाँ से? ऐसा है कि गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2022 का भी वापस रिव्यू किया था करीबन 2 महीने पहले, तो तभी 70 लाख टन चीनी 70 लाख टन चीनी जो है उनको पाई गई थी, 70 लाख टन। और हमारे पास उत्पादन 325 लाख टन का होने जा रहा है, तो 395 उसमें से 65 लाख टन जा रही है एक्सपोर्ट के लिए। ओके। तो हो गई 330 में से हमारा कंजप्शन जो है 280 है। तो मैंने आपको बताया कि 50 लाख टन चीनी ओपनिंग स्टॉक 1 अक्टूबर 2023 को बचेगी, और वो 2 महीने में ही उसका कंजप्शन रहेगा अक्टूबर नवंबर के लिए। अगर प्रोडक्शन जल्दी चालू हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि अभी तक मैकेनिकल कल्टीवेशन नहीं हुआ है इंडिया में। ओके। देखिए, अगर सितंबर अक्टूबर से अगर पेराई चालू हो गई तब तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो 50 लाख टन जो ओपनिंग स्टॉक के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली एक सप्लाई की दिक्कत हो सकती है जब शुरुआती सीजन के शुरुआत में। शुक्रिया प्रफुल्ल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बेस मेटल्स पे वापस से हमारे बाकी जानकारों से राय लेंगे, साथ ही नेचुरल गैस पर आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। कल तो शाम के सत्र में अच्छी तेजी दिखी थी नेचुरल गैस में, लेकिन आज हल्की गिरावट दिख रही है। भाभी, क्या लग रहा है आपको नेचुरल गैस में यहाँ से किस तरह की चाल रहेगी?
नेचुरल गैस में वेदर फोरकास्ट थोड़ा 30 का दिखा रहा है नेक्स्ट 15 डेज का, तो उसकी वजह से हमने कल शार्प रिकवरी देखने को मिली। बट आगे जाके भी मुझे लग नहीं रहा कि ये सस्टेनेबल होगी। आई थिंक 201 तक में भी दिख सकते हैं और उसके बाद नीचे करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अभी भी अगर फंडामेंटल्स देखें तो वीक ही है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बार 190 से 195 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 221 स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 180 का। ऊपर में शॉर्ट करने की सलाह है, आप क्या सलाह देंगे अखिलेश जी? नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट नो डाउट फंडामेंटली काफी वीक है, बट चार्ट स्ट्रक्चर्स पे नीचे इसने काफी अच्छा एक फॉर्मेशन बनाया है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म यहाँ पे रिकवरी आ सकती है। और अगर हम स्पेशली ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि 184 के आसपास इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहिए। 181 का इसका स्टॉप लॉस रखें और प्राइस मुझे 200 के आसपास तक दिखते हैं, 200 से 220 के आसपास तक दिखते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ओके दिव्या, ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या एनजी में? क्योंकि काफी वॉलेटाइल काउंटर है, रिस्की भी हो जाता है, तो फ्यूचर्स की बजाय अगर ऑप्शन में कुछ बताएं आप। नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो लास्ट 2 दिन में हमें अच्छा उछाल देखने मिला, प्राइसेस ऑलमोस्ट 18% ऊपर है। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अप्रैल 22 के बाद बिलो नॉर्मल टेम्परेचर होंगे, तो उसके वजह से हीटिंग डिमांड जो यूएस में बढ़ जाएगी, तो वो प्राइसेस को लोअर लेवल पर सपोर्ट देगी। अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो 200 का एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, जब तक उसके ऊपर वीकली क्लोज आता है तो ही एक ट्रेंड रिवर्सल हम कंफर्म कर सकते हैं। तब तक हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ट्रेंड ऑन अभी ट्रेंड की आती चले 180 का जो कॉल ऑप्शन है वो 8 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 5 रुपए का रखें और टारगेट ऊपर में हम 12 रुपए का मेंटेन करें। 180 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह नेचुरल गैस में है। अखिलेश जी, बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आज के लिए छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज। बेस मेटल में मैं नवीन जी सहमत हूँ, कॉपर को उछाले पे बेच सकते हैं। 785 के आसपास यहाँ पे सेलिंग करें, 787 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे 771 तक लगता है आज, मतलब 1-2 दिन में टारगेट आना चाहिए। ये टॉपिक क्या है मेटल में? भाविक आपकी टॉपिक क्या है? जी, एल्यूमिनियम अप्रैल 209 पे बाय कर सकते हैं 212 के टारगेट के लिए, और 207 का स्टॉप लॉस रखिए। कहां सलाह दे रहे हैं ट्रेड की? छोटा जवाब दीजिएगा मेटल में। कॉपर हम 780 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 777 का रखें और टारगेट ऊपर में 784 का। और दूसरा मेरा जिंक में रहेगा, जिंक 250.5 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस 249 का और टारगेट ऊपर में 252.50 का रखें। चलिए, लेकिन जाते जाते एक और खबर आपको बता दें कि कल से एनसीडीएक्स पर इसबगोल का वायदा लॉन्च हो रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के साथ शुरुआत होगी। 3 मीट्रिक टन का ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट है, और जो कोटेशन और बेस वैल्यू है प्रति क्विंटल है, और टिक साइज 5 रुपए का है, और डिलीवरी सेंटर ऊंझा तय किया गया। तो कुछ बारीक बातें कल, और पूरी डिटेल्स और एनसीडीएक्स के मैनेजमेंट के साथ हम खास बातचीत भी करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो कल देखना मत भूलिएगा मुनाफे की मंडी। शुक्रिया भाविक आपका, अखिलेश जी आपका, और साथ ही दिव्या आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही। जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।